हाँ जी देखो जी, नेक्स्ट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो। रोटेशनल एनालॉजी लिखो जी। रोटेशनल एनालॉजी ऑफ inertia. Rotational analogy of inertia. Rotational स्पेलिंग देख लीजिए जी। Analogy of analogy चलो कोई नहीं, आप लिखो। रोटेशनल एनालॉजी ऑफ इनर्शिया। बेसिकली जो रोटेशन मोशन में इनर्शिया का काम करे उसको क्या बोलते हैं जी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रोटेशनल एनालॉजी ऑफ इनर्शिया इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो काम इनर्शिया वहां पर कर रहा था, क्या कर रहा था? जो बॉडी रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगी, जो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो स्ट्रेट लाइन में ही चलती रहेगी until and unless आपको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करना। तो यहाँ पर क्या डेफिनेशन आ जाएगी देखो, इट इज द प्रॉपर्टी। एक तो ये आ गया जी, रोटेशनल एनालॉजी ऑफ इनर्शिया इज नोन एज, सिंपल डेफिनेशन है ये। एनालॉजी का मतलब सेम जो काम कर रहा है वहां। नेक्स्ट है जी हमारा, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी due to which it is the property of a body due to which it opposes the torque, it opposes the torque tending to change its state of rest or uniform rotation about an axis is called rotational inertia or moment of inertia inertia। है ना जी? Hold on. It is given by product of mass of the body. It is given by product of mass of the body and square of their distance, square of its distance from axis of rotation, square of distance from axis of a rotation। अब देखो जी, 3-4 केस हैं। जैसे ये बॉडी है या एक ही पार्टिकल है, उसका मास m है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका डिस्टेंस r है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? मास इनटू डिस्टेंस का स्केल। ठीक है जी। अगर कई सारे पार्टिकल हैं, अगर बहुत सारे ही कई सारे पार्टिकल हैं जिनका मास क्या है जी? m1 m2 m3 so on to mn, r1 r2 r3
सो ऑन टू आर एन, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा पूरे सिस्टम का, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन टू mn rn स्क्वायर। ये है ना प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का, मतलब बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर एक पार्टिकल है तो m इंटू आर स्क्वायर, अगर m पार्टिकल्स हैं तो सबका क्या हो जाएगा जी, सब। ठीक है जी, हाँ जी हर्षित जी, थर्ड केस, कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ, फ्राइडे थर्सडे या सैटरडे। 14 से पेपर शुरू है गवर्नमेंट स्कूल में। रोटेशन तक आ रहा है, एक बच्चे ने दिखाया इसलिए, अब सबका सेम है तो रोटेशन पे किया था, 6 का थर्ड कॉन्टिन्यूस बॉडी, कॉन्टिन्यूस बॉडी में क्या रहेगा जी, बॉडी की शेप अलग है, पूरा मास इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, कॉन्टिन्यूस मास है। उसमें क्या करते थे, एक छोटा सा मास लेते थे डीएम, इसका अगर एक्सिस से डिस्टेंस है आर, एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना डिस्टेंस है आर, हाँ जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें क्या रहेगा, इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डीएम, इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डीएम, इंटीग्रेशन होगा कॉन्टिन्यूस बॉडी है तो हाँ जी, तो देखो जी, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डीएम हो जाएगा। जैसे सेंटर ऑफ मास में भी फार्मूला था, जब कॉन्टिन्यूस बॉडी होती थी तो इंटीग्रेशन से ही निकलता है। अब डेरिवेशन चली गई है, नहीं तो ये सारा ये यूज होता था। आज भी सुबह उन्होंने कहा डेरिवेशन नहीं करानी, डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है जी। तो सीधा हमने फार्मूले समझा दिए उन्हें, वो याद करने पड़ेंगे भाई, वो तो बुकलेट आपको मैं एक आदमी तो पढ़ी है, ये नहीं है, ठीक है जी। बाकी मैं करवाता हूँ, बुकलेट में बहुत सारे फार्मूले। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसीलिए टफ है क्योंकि इसमें ना हर शेप का अलग फर्क। लीनियर में तो क्या था, मास है तो मास ही है ना जी, तो रोटेशन में जैसे ही एक्सिस चेंज हुई, उस एक्सिस के अराउंड शेप का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाता। रिंग का डायमीटर के अलाउंग अलग रहेगा, सेंटर से परपेंडिकुलर एक्सिस जा रही है उसके अलाउंग अलग रहेगा, मतलब हर एक एक्सिस के अलाउंग भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है जी, चेंज हो जाता है। अगला चौथा पॉइंट ही है फैक्टर्स इफेक्टिंग, देखो जी, फैक्टर्स इफेक्टिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पेज नंबर 7.25 पे 4 पॉइंट दिए हुए, चारों लिखने हैं। 7.25 पे 4 पॉइंट दे रखे हैं। नंबर 1,
फैक्टर्स इफेक्टिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पहला पॉइंट है मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी। नंबर 2 size and shape of the body. Number 3 distribution of mass. Distribution of mass about the axis of rotation. Distribution of mass about the axis of rotation. Reaching area. चौथा पॉइंट, तीसरा लिख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पोजीशन एंड ओरिएंटेशन। यानी पोजीशन एंड ओरिएंटेशन। चौथा पॉइंट क्या है, position and orientation of the axis of rotation, position and orientation of the axis of rotation with respect to the body, with respect to the body। अब ये मेन है क्योंकि भाई एक्सिस चेंज होगी, पोजीशन चेंज होगी एक्सिस की, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा भाई। ठीक है जी, क्योंकि एक्सिस से ही तो डिस्टेंस है ना जी, एक्सिस से तो क्या है भाई डिस्टेंस। एक्सिस चेंज हुई तो डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, यहाँ रख दी एक्सिस, ये डिस्टेंस तो भाई ज्यादा हो गया ना इससे, इसके राउंड रोटेट कर रहा है। ठीक है जी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली चार चीजों पे डिपेंड करता है। मास तो ही फार्मूले में दिख रहा है, फिर साइज ऑफ द शेप उस बॉडी की। ठीक है जी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे भी डिपेंड करता है। सबसे मेन कौन है, एक्सिस। ठीक है, चौथा पॉइंट। अगला लिखो जी, इसकी यूनिट क्या होंगी। हाँ भाई, यूनिट मास इनर्शिया की। हाँ, सैटरडे को आपकी क्या लंबी क्लास भी हो जाए 2 से 4:30। आर्यन भाई आप भी आ जाना ऑफलाइन, फिर तो मैं 2 से 4:30 में एक चैप्टर को निपटा दूंगा। अब उन्होंने क्या कर रखा है, 20 वाले भी नए बच्चे हैं, वो तो पूरा लॉज ऑफ मोशन एक साथ लिख के लाए और उनको बस फटाफट बिठा के समझा दिए। नोट्स भेज दूंगा, वहाँ बच्चे ने अच्छे नोट्स बना रखे हैं, वो लिख लाना। लॉज ऑफ मोशन हमने स्टार्ट किया था कौन सा चैप्टर, यूडीएम स्टार्ट किया था। लॉज ऑफ मोशन भी लगता है आपका, कब करोगे भाई, तो याद ही नहीं करता भाई, एक्स्ट्रा क्लास भी लगा दें। यूनिट्स केजी मीटर स्क्वायर, डायमेंशन m1 l2 इजी। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ गायरेशन। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ गायरेशन। देखो जी, perpendicular distance हाँ जी,
Radius of gyration, because it is the perpendicular distance. It is the perpendicular distance of center of mass It is the perpendicular distance of center of mass of the body from axis of rotation, from axis of a rotation. बुक में बहुत लेंथी अलग टाइप की डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल, जस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसका, सेंटर ऑफ मास का फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. अब हर एक बॉडी का सेंटर ऑफ मास तो होता ही है, आपको पहले बताया हर एक बॉडी का क्या होता है जी, सेंटर ऑफ मास. अब ये बॉडी है, इसमें कई सारे पार्टिकल हैं, सभी का मास m है, बहुत सारे पार्टिकल हैं, सभी का मास क्या है जी, m. r1, ये r2, ये m थर्ड मास है उसका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r3, ऐसे ही nth मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है. ठीक है जी, कई सारे मासेस हैं. डायग्राम बना लो. और यहाँ पर क्या है जी, सेंटर ऑफ मास, उसका क्या है जी, k क्या है जी हमारा, रेडियस ऑफ गायरेशन. k क्या है हमारा, रेडियस ऑफ गायरेशन. स्मॉल k होता है वैसे, ठीक है जी, बड़ा नहीं करना थोड़ा. यहाँ सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड है सपोज इस पॉइंट, तो उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ये मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन. समझ आ गया जी. कंसीडर लिखना, लिख लो जी. कंसीडर अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स. ये याद रखनी है कि ये पहली लाइन जो मैं बोल रहा हूँ, ये छोटी छोटी डेरिवेशन वैसे सिलेबस में लिखी नहीं हुई, पर फिर भी करा दूंगा मैं. हेलो, consider n particles, system of n particles, each mass m, each mass m. बाकी डेरिवेशन में क्या आएगा, masses m1 m2 m3 so on to mn, ऐसे आएगा. इस वाली डेरिवेशन में क्या है, हर एक का मास क्या है जी, m. each mass m comma perpendicular distances from the axis of rotation, perpendicular distances from the axis of rotation is r1 comma r2, is r1 comma r2 comma r3 so on to rn. Full stop. Therefore, moment of inertia of the system is given by, therefore moment of inertia of the system is given by mr1 square plus mr2 square plus so on to mrn square. m कॉमन ले लिया जी, r1 square plus r2 square plus so on to rn square. नेक्स्ट स्टेप में लिखना जी, आप तो n से मल्टीप्लाई कर दिया, n से डिवाइड कर दिया, मैंने इसी स्टेप में कर दिया, एक स्टेप और आएगा. m कॉमन लिया जी, n से क्या करा, मल्टीप्लाई, और n से क्या कर दिया जी, डिवाइड. टोटल मास क्या होगा जी, m into n, टोटल मास ऑफ द सिस्टम, m into r1 square plus r2 square plus so on to rn square.
बाय एन। दादा जी ये क्वेश्चन नंबर 1 होगी। इफ स्मॉल k इज द perpendicular distance of center of mass of the system, then I is equal to m k square। I is equal to m k square। ये इक्वेशन 2 होगी। फ्रॉम 1 and 2 m k square क्या हो जाएगा? m r1 square plus r2 square plus so on to rn square by n। m से m कैंसिल हो गया। k square क्या आ गया जी? r1 square plus r2 square plus so on to rn square by n। k क्या आ गया जी? अंडर रूट r1 square plus r2 square plus so on to rn square by n। जाना जी इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्या बोलते हैं जी? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। नेक्स्ट आ लो जी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। नो नॉट इन सीबीएसई सिलेबस बट न्यूमेरिकल के लिए भी काम आएगा, स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। बस डेफिनेशन कराऊंगा, डायरेक्ट फार्मूला, कोई प्रूफ नहीं करा रहे, पहले प्रूफ भी था। ठीक है जी। उसके बाद हम फार्मूलाज देखेंगे, कई सारे आज कराएंगे। परपेंडिकुलर एक्सिस सारा दीप जी कल आए नहीं? हाँ जी, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। सिलेबस में नहीं है, बस समझ लो फटाफट। सपोज कोई सिस्टम है हमारा, ये एक सिस्टम है और इसके सेंटर ऑफ मास से ये एक्सिस जा रही है, ये एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से जा रही है। ठीक है जी। और उसके पैरेलल में भी एक एक्सिस है, उसके पैरेलल में भी एक एक्सिस है। सुन नहीं रहा, समझ नहीं रहा।
ये सेंटर ऑफ मास से जा रही है, एक एक्सिस उसके पैरेलल है, दो एक्सिस है। सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है आपको? जैसे ये बॉडी है, ये एक्सिस उसके सेंटर से पास कर रही है। कहां से पास कर रही है? सेंटर ऑफ मास। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? आई। और ये एक्सिस उसके पैरेलल जा रही है, और इनके बीच में आपस में डिस्टेंस है डी। बॉडी का मास क्या है? एम। तो ये जो एक्सिस है इसको मान लो जी पी क्यू। पी क्यू का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the axis passing from the center of mass plus total mass into distance का whole square. Total mass into distance का whole square. M into d square. I p q is equal to I plus m d square. I plus m d square. देखो जी इसकी डेफिनेशन, बस डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ और फार्मूला बस अप्लाई होगी जी। आज फार्मूला ड्राइव तो नहीं करने पर फिर भी एप्लीकेशन सिखाऊंगा मैं इसकी आपको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी about a given axis equally moment of inertia of a body about a given axis I p q लिखा हमने is equal to sum of moment of inertia of the body, sum of moment of inertia of the body about an axis parallel to the given axis and passing through the center of mass of the body and md square इन दोनों के सम के बराबर है ना जी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाली एक्सिस का प्लस एम डी स्क्वायर, वेयर एम क्या है जी? टोटल मास ऑफ द बॉडी, और डी क्या है जी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। डी क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। Next, I will the theorem of perpendicular axis. Theorem of perpendicular axis. एक रेक्टेंगुलर लैमिना है, मतलब लैमिना है, रेक्टेंगुलर तो नहीं है। लैमिना क्या होता है? टू डायमेंशनल बॉडी। लैमिना क्या होता है जी? टू डायमेंशनल बॉडी।
हाँ भाई हर सिमरन भाई आज तो ज्यादा नहीं कर रही है ना। अरे भाई फिनिश या आ जा मार है। देखो जी ये दो एक्सिस हमने ली परपेंडिकुलर आपस में। ये 2 डायमेंशनल बॉडी है, ये 2 डायमेंशनल बॉडी है, उसकी दो एक्सिस हमारी क्या है जी परपेंडिकुलर। तीसरी एक्सिस जो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से निकलती है, तीसरी एक्सिस हाँ ये 3 एक्सिस होगी जी, दो उसी प्लेन में लाई करती, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे ये आई जेड है और ये क्या है आई एक्स, इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है। तो जो तीसरी एक्सिस है जो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जा रही है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों का, और परपेंडिकुलर टू द लेमिना। लेमिना क्या होता है 2 डायमेंशनल बॉडी, उसके क्या है जी परपेंडिकुलर ये वाली एक्सिस। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इन दोनों के सम के बराबर होगा। मतलब ये जेड है ये एक्स है, तो आई वाई क्या होगा आई जेड प्लस आई एक्स। तो क्या कह रहा है जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस का क्या रहेगा, जैसे ये जेड एक्सिस मान लो, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इन दोनों पे इस बॉडी का इनर्शिया क्या है, जैसे ये एक पार्टिकल है जिसका मास है, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स है और एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है वाई। तो अगर हम प्रूव भी करें तो वो प्रूव हो जाएगा, पर प्रूव की जरूरत नहीं है, सीधा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सिस परपेंडिकुलर टू द लेमिना और पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू परपेंडिकुलर एक्सिस, वो किसके बराबर होगा आई जेड किसके बराबर होगा जी आई एक्स प्लस आई। सिंपल सा है, अगर दो एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है उसमें प्लेन में, और उस प्लेन के परपेंडिकुलर तीसरी एक्सिस जा रही है और वो किससे पास कर रही है जी वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है वो एक्सिस, तो उस एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इन दोनों एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल। देखो जी डायग्राम बना लो फटाफट। हाँ जी आर्यन जी समझ आया, आयुष जी आ गया सर। आयुष हाँ जी आयुष जी बैठे हैं। हाँ जी आयुष जी देखो जी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, theorem of perpendicular axis, according to this theorem sum of moment of inertia of a plane lamina about two mutually perpendicular axes lying in its moment of inertia, sum of moment of inertia of a plane lamina about two mutually perpendicular axes lying in its plane is equal to its moment of inertia
is equal to its moment of inertia about an axis perpendicular to the plane of lamina and passing through the point of intersection of first two axes. हाँ जी, कहाँ से लगे? Passing through the point of intersection of first two axes. दो एक्सिस है लेमिना में जो आपस में परपेंडिकुलर है, इन दोनों का सम तीसरी एक्सिस जो इसके परपेंडिकुलर जा रही है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है उसके बराबर होगा. सिंपल हिंदी में बोले दो परपेंडिकुलर आपस में, उनका जो सम होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का उन दोनों एक्सिस का, वो तीसरी एक्सिस जो इसके परपेंडिकुलर जा रही है उसके इक्वल होगा. हेलो सब अच्छे आ जाओ. तो 30% हाँ जी. नेक्स्ट आयो जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 2 point masses. Moment of inertia of 2 point masses about their center of mass. 2 point masses about their center of mass. दो मासेस हैं M1 M2, ठीक है जी, और यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास है जी बॉडी, दोनों सिस्टम दो बॉडीज हैं, उनका सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है. टोटल डिस्टेंस इनके बीच में आ रहा है, इसका डिस्टेंस r1 है, दूसरे का डिस्टेंस r2 है, ठीक है जी. r1 प्लस r2 क्या हो जाएगा जी, r के बराबर. पहला इसमें सबसे पहले डायग्राम बनाऊं, फिर मैं 2 पॉइंट, ये वाला मत लिखना, एक पहले एक पॉइंट लिखूंगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है जी, कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी. हेलो
देखो जी पहला पॉइंट, if there is no external force applied, if there is no external force is applied, then if there is no external force is applied, then position of center of mass, position of center of mass does not change, does not change. याद रखना कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होती, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होती, ठीक है जी। If there is no external force applied, then position of center of mass of a body does not change, ठीक है जी, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इंटरनल फोर्सेस लगेंगे तब भी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होती, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस का सम क्या होता है जी, याद है जी मैंने कराया था इंटरनल फोर्सेस का सम क्या होता है भाई, तो अगर इंटरनल फोर्सेस भी लगेंगे तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगी। लिखना चाहो लिख सकते हो जी, और इंटरनल फोर्सेस there will be no change, there will be no change in the position of center of mass of the body, क्या है जी। थर्ड पॉइंट पे आ जाओ जी, R1 प्लस R2 किसके बराबर है जी, R के। और एक और बात याद रखना, सेंटर ऑफ मास अगर फिक्स्ड है ना जी, सेंटर ऑफ मास अगर फिक्स्ड है तो अगर एक बॉडी का डिस्टेंस चेंज होगा तो दूसरी बॉडी का भी डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। m1 r1 किसके बराबर हो जाएगा जी, m2 r, तभी सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है जी। m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2 कांस्टेंट रहेगा, वो क्या रहेगा जी, कांस्टेंट। सारी ऑनलाइन वाले तो आयुष भाई का जवाब नहीं अभी तक। आयुष भाई यहां से R1 R2 की वैल्यू निकाली जा सकती है, शॉर्टकट मैंने बना रखा है। R2 निकालना है तो पड़ोसी का मास मतलब m1 अपॉन टोटल मास इनटू R, शॉर्टकट है। पर आया कहां से, आया देखो जी R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 बाय m1 R2, इसमें डाल दो ऊपर, यहां डालूंगा R1 की वैल्यू m2 बाय m1 R2 प्लस R2 इज इक्वल टू R, m2 R2 प्लस m1 R2 अपॉन m1 इज इक्वल टू R, m1 प्लस m2 R2 कॉमन ले लिया, m1 उधर चला गया m1 R, तो R2 क्या आ गया जी, m1 R अपॉन m1 प्लस m2,
ये फिफ्थ पॉइंट था। ऐसे ही R1 क्या आ जाएगा, m2 बाई m1 प्लस m2r। पड़ोसी का मास R2 निकाल रहे हो तो किसका मास आएगा जी, m1 का, अपॉन टोटल मास इनटू R1 निकाल रहे हो तो m2। ठीक है जी। रिसेंटली भी जेई में भी आया हुआ है, स्कूल में भी आ सकता है, नीट में भी आ सकता है, कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं होता। दो बॉडीज का मास दिया होता है जी, उनके बीच में डिस्टेंस दिया होता है कैपिटल आर। ठीक है जी, R1 R2 निकाल सकते। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा जी, सिक्स पॉइंट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर यही बनेगा जी। दो पार्टिकल है, अगर सेंटर ऑफ मास के अराउंड एक्सिस है, किसके अबाउट एक्सिस है जी, सेंटर ऑफ मास, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। इसमें एक रिड्यूस्ड मास का भी कॉन्सेप्ट है। रिड्यूस्ड मास एम आर कह लो या म्यू कह लो, बुक में म्यू लिखा हुआ कहीं ना। इसका फार्मूला होता है 1/mr इज इक्वल टू 1/m1 प्लस 1/m2। जैसे हम पैरेलल में रेजिस्टेंस नहीं होते जी, 1/r1 प्लस 1/r2, याद है 10th में पढ़ा था इलेक्ट्रिक में। ठीक है जी, 1/r1 प्लस 1/r2 भूल गए ना शायद, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड। इनर्शिया क्या हो जाएगा जी, रिड्यूस्ड मास इनटू आर स्क्वायर। रिड्यूस्ड मास की वैल्यू डाल दो, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू आर स्क्वायर। ये फार्मूला तब लगेगा जब r1 r2 की वैल्यू नहीं पता, तो डायरेक्ट आप निकालना चाहो, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस पता है r। ठीक है जी, नहीं तो पहले r1 निकालो r2 निकालो फिर पुट कर दो। ठीक है जी, r1 r2 की वैल्यू निकाल के भी सॉल्व किया जा सकता है, वहां से रिड्यूस्ड मास का फार्मूला आ जाएगा ये वाला। अगर ये वाली r1 और r2 की वैल्यू डालोगे इसमें, किसका फार्मूला आ जाएगा जी, रिड्यूस्ड मास। है ना जी, चलिए आगे नेक्स्ट आ जी। ये वाला, हाँ ये तो पहला पॉइंट है, सिक्स पॉइंट है ये। फिर ये सेवंथ है, रिड्यूस्ड मास के कॉन्सेप्ट से इनर्शिया। हाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, लेकर आ रहे हैं। ये इसी शेप में, जैसे अगर दो मासेस दिए हुए हैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालना है, और ये क्या स्मॉल आर दिया हुआ है टोटल डिस्टेंस, तब ये डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये ज्यादातर ये वाला ऑब्जेक्टिव में ही यूज होता है, फुल पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉन्सेप्ट यूज हो सकते हैं, ये वाला केस यूज हो सकता है। ठीक है जी, ये वाला तो ज्यादातर रिड्यूस मास, ये तो सिंपल फार्मूला है ना जी। देखो जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, नंबर वन, एक्सिस
perpendicular to the plane and passing through the center of mass. ये होगी जी, axis perpendicular to the plane and passing through the center of mass. पहला केस है जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग. Number 1, axis passing through the center of mass and perpendicular to the plane. छुट्टी है, छुट्टी है बस. इन्होंने बोल के बना लिए. कौन सा टेस्ट? नीट आज मेरा कल कोई है नहीं, आई है कोई, वहां बैठ के दे देना, वहां काम चल रहा होगा, बंदे को देख के देना. परसों अब आज के लिए आज भी 4 बजे से 7:30. ये भाई नीचे चला के कहाँ गया, बाहर हम चलो पढ़ा देता हूँ, फिर पढ़ाना पड़ेगा. हाँ जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a ring about an axis perpendicular to the plane and passing through the center of mass. ये डेरिवेशन होती है जी. अब आप कहोगे तो करा देता हूँ, पर सिलेबस में नहीं है. डायरेक्ट फार्मूला है एम आर स्क्वायर. डायरेक्ट फार्मूला क्या है जी? एम आर स्क्वायर. फर्स्ट एक्सिस क्या है जी? एक्सिस देख क्या है भाई, बंदा आ रहा है क्या नहीं. एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन. डायरेक्ट याद करना है जी, बस फार्मूले हैं आपके सिलेबस में, पूरी लाइन ये लिखी हुई है सिलेबस में. मैं पढ़ देता हूँ एक बार. Moment of inertia, radius of gyration, values of moment of inertia of simple symmetrical object, no derivation. वैसे तो इसकी डेरिवेशन होती है जी पूरी बड़ी सी,
ठीक है जी, आप कहते हो तो करके दिखा देता हूँ, नहीं तो याद कर लोगे तो बढ़िया। याद कर लेंगे डायरेक्ट। आजकल बड़ी शार्प मेमोरी है बंदों की, याद तो हो ही लगता है। हाँ जी, सेकंड एक्सिस, इसका शॉर्टकट भी मैं बता दूंगा बाद में। डायमीटर along the diameter along the diameter of the ring, ये रिंग है, ये ए बी है और ये सी डी है, आपस में 90 डिग्री पे है। आपस में क्या है जी, 90 डिग्री। ये पहले वाली एक्सिस थी जो सेंटर ऑफ मास से जा रही थी। और देखो जी, आप इसको आई मान लो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आई। ये आपस में 90 है, और तीसरी इन दोनों के रिंग है ना जी, रिंग। रिंग कैसा होगा जी, ये रिंग है, दो डायमीटर ले लिए, जो दो डायमीटर लिए वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। और तीसरा इसके क्या जा रहा है जी, परपेंडिकुलर। तीसरा इसके क्या जा रहा है जी, ये दोनों इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं, ये दोनों इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं। और तीसरी वाली एक्सिस क्या है जी, इन दोनों के इंटरसेक्शन से जा रही है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लेमिना। तो इसमें कौन सी एक्सिस थ्योरम लगेगी जी, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। जो इसके प्लेन में है आई ए बी और आई सी डी, उनका सम किसके बराबर होगा जी, आई बी। आई ए बी डायमीटर है, आई सी डी भी क्या है जी, डायमीटर। आई की वैल्यू क्या है जी, एम आर स्क्वायर। तो 2 ID क्या हो गया जी, एम आर स्क्वायर। आई डी क्या हो गया, डायमीटर का हाफ है। ठीक है जी, अगला देखो जी। चले आगे जी। थर्ड, टेंजेंट टू द रिंग lying in its plane, lying in its plane। पहला रिंग था, रिंग के जो एक्सिस जा रही है परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, वो आपको याद करना है। वैसे तो इसकी डेरिवेशन होती है, छोटा सा पार्ट ले लेते हैं यहाँ पर dx, ठीक है जी, या dr, उसका मास dm है, फिर इंटीग्रेशन होके वो फार्मूला आता है। इसकी तो डेरिवेशन मैंने कर ही दी, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में भी ऐसे काम आ सकता है जी चीज, क्योंकि न्यूमेरिकल में कई बार थोड़ा एक्सिस दूर भी दी हो सकती है भाई। ठीक है जी, जैसे ये पैरेलल एक्सिस है, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ही हो, वो कहते जी एक्सिस इतनी दूरी पे है, तो आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी आनी चाहिए। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है जी, डायमीटर के अलोंग, ये सेंटर ऑफ मास से जा रही है, तो ये डायमीटर की है, इन इट्स प्लेन है, ये इसके प्लेन में ही है। तो डायमीटर का पता है जी मुझे, ये डिस्टेंस पता है आर है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या था जी, अगर ये मेरा टेंजेंट आर एस मान लो, आर एस मेरा टेंजेंट है, आई आर एस क्या होगा जी, आई डायमीटर प्लस मास इनटू रिंग का मास एम है, आर उसका रेडियस है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। ठीक है जी, तो ये क्या था, हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर
ये क्या हो गया, आई आर एस क्या हो गया जी, 3/2 mr², 3/2 mr²। फोर्थ, tangent to the ring perpendicular to its plane, perpendicular to its plane। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है जी, आई, आई कितना है जी, mr², पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगी, इसको मान लो जी पी क्यू, आई पी क्यू क्या हो जाएगा, आई प्लस mr², आई भी mr² है, ये भी mr² है, mr² प्लस mr² क्या हो जाएगा, 2mr। मेथड समझा जी, डिस्क में वही अप्लाई होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, सपोज ये डिस्क होती जी, पहली एक्सिस यही है, डिस्क में भी वही होता है, बस वो सॉलिड हो जाती है। रिंग अंदर से क्या होती है, हॉलो, रिंग अंदर से क्या होती है जी, हॉलो, और डिस्क में ये क्या हो जाता है जी, सॉलिड। ठीक है जी, तो डिस्क का क्या आ जाएगा, फर्स्ट का हाफ mr², डिस्क का कोई डेरिवेशन है भाई, फिर तो इंटीग्रेशन होगा, डेरिवेशन आप मना कर दो, फिर उसमें तो पूरा स्टेप है भाई, 6-7 स्टेप के बाद आता है डेरिवेशन में। उसने तो लिखा हुआ है नो डेरिवेशन, बस सीधा फार्मूले याद करते हैं। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या होता है भाई, एक्सिस के साथ फार्मूला, ये नहीं कि एक डिस्क है उसका एक ही फार्मूला, अब एक्सिस चेंज हुई तो फार्मूला चेंज हो जाएगा। अब एक्सिस करने को मैं इधर कर दूं, टेंजेंट दूर है जी, ये तो टेंजेंट यहाँ पर था, मतलब एक्सिस इतनी दूरी पे है, उसका अलग होगा जी। हेलो, तो इसी को डिस्क में कर देते हैं बस फटाफट। Axis passing through the center of mass perpendicular to the plane, डेरिवेशन करनी है तो बता देता हूँ, ऐसे एक छोटा सा पार्ट लिया जाएगा यहाँ डिस्क का, ऐसे पूरा dx थिकनेस का, ठीक है जी, इसकी थिकनेस क्या होगी जी, dx, इसका मास क्या होगा जी, dm, फिर यहां से इसका डिस्टेंस x, फिर आपने छोटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा x², dm, x² dm, फिर dm की वैल्यू आएगी, फिर इंटीग्रेशन होगी। ठीक है जी, वो बहुत लंबा मेथड है जी, अब सिलेबस में नहीं है तो बच्चे ज्यादातर मना ही कर देते हैं, बाकी करानी है मेरे को बता देना, नेक्स्ट क्लास में करानी, कोई काम की नहीं है, तो सेम फार्मूला होगा, हाफ हो जाएगा। पहले का mr² था, डिस्क में क्या हो जाएगा पहले का हाफ। अब आगे शॉर्टकट देखे, डायमीटर का क्या हो गया था, पहले वाले का हाफ, डायमीटर का पहले वाले का हाफ हो गया था, उधर जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, इसका हाफ, सीधा है, पहला याद करो, दूसरा उसका हाफ, डायमीटर उसका हाफ, टेंजेंट इन इट्स प्लेन है तो इसमें mr² ऐड होगा, किसमें ऐड होगा जी,
इसमें एम आर स्क्वायर, तो मतलब डायमीटर अब ये 1/4 हो चुका है, तो ये 1/4 ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा 5/4 एम आर स्क्वायर। देखो जी पहला याद करना पड़ेगा क्योंकि वो तो डिराइव करके आता है इंटीग्रेशन। पहला याद हो गया, दूसरा हाफ हो जाएगा पहले के हाफ, तीसरे में इसका टेंजेंट है, इसका टेंजेंट का मतलब इसमें एम आर स्क्वायर ऐड करना है, चौथा इसका टेंजेंट है तो इसमें एम आर स्क्वायर ऐड करना, मतलब जो इसका फार्मूला होगा उसमें एम आर। तीसरे में क्या करा जी, पिछला हमने डिराइव करा उसमें मेथड है, समझ लो तो बस वही लगना है। डायमीटर में 1/4 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, तो ये 5/4 एम आर स्क्वायर हो जाएगा। टेंजेंट टू द रिंग परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, तो यहाँ क्या है जी, इसका हाफ एम आर स्क्वायर है, इसका क्या है जी हाफ एम आर स्क्वायर, ऐड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर, 3/2 समझ आया नहीं, कोई डाउट? 8 हो गए जी, अभी 6 और है लिखने, लिख लो जी फटाफट, डायरेक्ट फार्मूले लिखने में डायरेक्ट फार्मूले। सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर क्या होता है 3D बॉडी है। हाँ भाई क्या हुआ, सॉलिड स्फीयर क्या है जी 3D बॉडी है, तो कहीं से भी एक्सिस डालोगे तो वो डायमीटर को ही क्रॉस करके जाएगी, पूरा किसको क्रॉस करके जाएगी जी डायमीटर को। अगर सेंटर ऑफ मास से जा रही है तो वो किसको क्रॉस करके जाएगी जी डायमीटर को, तो अलोंग डायमीटर कह सकते हो, एक्सिस अलोंग डायमीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा 2/5 एम आर स्क्वायर। और इसके टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, इसके टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये आर है, टेंजेंट में आर एस बना लेता हूं जी, आई आर एस क्या हो जाएगा जी 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। पैरेलल एक्सिस थ्योरम है ये, क्या है जी पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, 7/5 एम आर। हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर और स्फेरिकल शेल, और क्या है जी स्फेरिकल शेल। हॉलो स्फीयर है मतलब खाली है, जैसे प्लास्टिक की बॉल अंदर से क्या होती है जी खाली, टेनिस की बॉल भी अंदर से क्या होती है जी खाली होती है, हॉलो स्फीयर है, ठीक है जी। तो अगर उसमें हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के लॉन्ग 2/3 एम आर स्क्वायर, टेंजेंट क्या हो जाएगा जी, टेंजेंट मतलब इसी के पैरेलल एक्सिस टेंजेंट, तो आई आर एस क्या हो जाएगा, इसमें रेडियस आर है तो आई आर एस क्या हो जाएगा 2/3 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 5 एम आर स्क्वायर बाई 3, 5 एम आर स्क्वायर बाई 3। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड नंबर 1, अगर सेंटर ऑफ मास से जा रही है जी एक्सिस, कहां से जा रही है जी सेंटर ऑफ मास से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 12। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, गलती होगी क्या एलसीएम,
भाई वो तो डेरिवेशन है। पहला फार्मूला एक इज अ डेरिवेशन, पूरी बड़ी इंटीग्रेशन हो गई। ये तो पहले भी नहीं हुआ करती थी सिलेबस में, पहले भी आपके रिंग और डिस्क सिलेबस में थी और रॉड। ये तो फिर पहले भी हम याद ही करते थे क्योंकि इसमें 3D यूज होगा। 3D का मतलब वॉल्यूम लगेगा, वॉल्यूम की फिर इंटीग्रेशन भी बड़ा नीट वालों के लिए तो वैसे ही दिक्कत हो जाएगी। ठीक है जी, उन्होंने घंटा ही खत्म कर दिया, इसमें भी इंटीग्रेशन यूज होती थी। 7/5 है भाई ये। एलसीएम तो ले भाई, 5 उधर चला गया। हाँ जी, टेंजेंट वाला सेकंड लास्ट है जी बस। टेंजेंट, टेंजेंट में डिस्टेंस कितना है इसमें? L/2। तो ये RS मान लीजिए जी, वही एक्सिस जो टेंजेंट के लिए IRS क्या हो जाएगा? ml²/12 प्लस ml²/4, एलसीएम आ जाएगा 12, ml² प्लस 3 ml² है ना जी, 4 ml²/12, 4 ml²/12। तो 3 बच गया जी, नीचे क्या बचा जी? 3। तो IRS रॉड का यहाँ लिख देता हूँ, लास्ट फार्मूला IRS 1/3 ml²। ये 14 फार्मूले सुबह करा दिए थे मैंने, 14 ही आपको कराए हैं। 4 रिंग के, 4 डिस्क के, 4 स्फेयर के, 2 सॉलिड स्फेयर के, 2 हॉलो स्फेयर के, 2 रॉड के। ठीक है जी, सिलेंडर के रह गए मेन वो, पर ये याद होंगे तो वो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है, इन्हीं फार्मूला का कॉम्बिनेशन है सिलेंडर। ठीक है जी, कितना करा दिया? 10 पेज। पिछली बार भी 10 पेज का बढ़ गई है ना है? अच्छा बिल्कुल बता दिया। चलो जी, छुट्टी है जी।